हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के एक नए चैप्टर की। चैप्टर का हेडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं, हेडिंग है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। 10th बोर्ड में हमारे पास ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ एसिड्स के बारे में, सेकेंड पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, और थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सॉल्ट क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा है कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम जितने भी कंपाउंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन्हें कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहें तो वो हमारे पास होगा एसिड, बेस या सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले मैं आपको दोनों ही जो फर्स्ट पार्ट है हमारे एसिड और बेस, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करता हूँ तो हमारे पास एसिड क्या होता है हम इस बात को समझते हैं। अगर एसिड का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए तो एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं ये सोर इन टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट में थोड़े से खट्टे होंगे, स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में ले, जैसे कि हम लोग लेमन टेस्ट करते हैं, नींबू आप टेस्ट करते हो, इट इज सोर इन टेस्ट। आप इमली की बात कर लीजिए, ये भी हमारे पास में सोर इन टेस्ट, जिसको हम टंग से टेस्ट करके बता रहे हैं। अगर वो सोर इन टेस्ट है तो ये आपके पास में कैसा होगा, एसिड। वो सब्सटेंस आपके पास में एसिड कहलाता है। एप्पल के अंदर इससे मैलिक एसिड अवेलेबल है, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड अवेलेबल है, ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड अवेलेबल है, विनेगर में एसिटिक एसिड अवेलेबल है। तो ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हमारे पास हमारे डेली लाइफ में कॉन्टैक्ट में आते हैं जो कि एसिड इन सोर इन टेस्ट होते हैं, जिन्हें हम एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में हो गया एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड, अगर इनका एसिड का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, दे टर्न ब्लू litmus paper to red। एसिड्स क्या होते हैं, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को उनके कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, एसिड्स करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है। लिटमस क्या होता है, कैसे कन्वर्जन होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लिटमस का, जब हम हेडिंग लिटमस पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं देयर pH value is from their pH value is from 0 to 7। अगर हम pH स्केल के बिहाफ पर क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी pH वैल्यू 0 to 7 होती है। अब pH वैल्यू क्या है, ये एक चीज आपके लिए नहीं जानने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे लिटमस जब हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडिकेटर। जब हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे कि कैसे बिना टंग से टेस्ट किए हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो हम यूज करते हैं इंडिकेटर्स को। जब हम इंडिकेटर का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इस वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम ये प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पीएच स्केल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी ये एक इंट्रोडक्शन है तो इसको यहाँ पर आप कुछ टाइम के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, हम डिटेल में इन सब के बारे में काफी बात करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास में हो जाएगा बेस। बेस क्या होते हैं, बेसिस दे, इनका इंट्रोडक्शन हमारे पास में कैसे होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं, अगर वो बिटर इन टेस्ट है, टंग से टेस्ट करने पर हमने देखा अगर वो बिटर इन टेस्ट है, मतलब बिटर का मतलब कड़वे है। ठीक है, बिटर का मतलब कड़वे, अगर वो कड़वे हैं तो आप उन्हें बोलते हो कि वो बेस है। ठीक है, और इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन ये भी है, दे आर सोपी इन टच।
जैसे जैसे आप ड्राई सोप को टच करते हो, बेसिस जितने भी कंपाउंड होंगे, बेसिस को टच करने पर भी आपको सोप टच करने जैसा फील ही आएगा। ये हमारे पास में है इंट्रोडक्शन, बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच फॉर द बेस। और सेकेंड इंट्रोडक्शन अगर मैं एसिड की तरह ही आपको दूं तो यहाँ पर सेकेंड इंट्रोडक्शन हो जाएगा, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको टॉपिक इंडिकेटर पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इससे कुछ हम चैप्टर के अंदर क्या क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और थर्ड इंट्रोडक्शन आ जाएगा, देयर पीएच वैल्यू इज फ्रॉम 7 to 14, और ये हम डिस्कस करेंगे जब हम पीएच स्केल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये इंट्रोडक्शन है एसिड और बेस का। फर्स्ट, एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और एसिड्स के लिए हमारी पीएच वैल्यू जो है वो 0 to 7 के बीच में होती है, जबकि बेसिस के लिए पीएच वैल्यू 7 to 14 के बीच में रहेगी। तो ये हमारे पास में एक इंट्रोडक्शन एसिड और बेस का। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में एसिड्स क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन जब आपके पास में एसिड को कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है, इस बात को जज करने के लिए जज करना होता है, तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि हम हर कंपाउंड को टेस्ट करके नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। अगर आप टंग से टेस्ट करोगे तो दे आर सोर इन टेस्ट, बट द ऑल एसिड्स प्रेजेंट आर कैन नॉट बी टेस्ट बाय द टंग। जितने भी एसिड्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे एसिड हम टंग से टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कुछ एसिड इस तरह कोरोसिव नेचर के होते हैं, टंग से अगर आपने टेस्ट करने की कोशिश करी तो वो आपकी सेल्स को बर्न कर देंगे, हमारी बहुत ज्यादा इरिटेशन एक्सपीरियंस होगी। दे आर कोरोसिव इन नेचर। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कोरोसिव नेचर के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेस्ट के अलावा क्या हम किसी कंपाउंड को क्लासिफिकेशन का बेसिस मान सकते हैं? आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एसिड का क्लासिफिकेशन कि हम एसिड और बेस किसे कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड में हम एसिड और बेस किसे कहेंगे, इसको दोबारा से समझते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट की। कौन से सब्सटेंस को एसिड कहा जाना है, कौन से सब्सटेंस को बेस कहा जाना है, बिना टेस्ट किए, बिना टंग से टेस्ट किए अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर बताना चाहें कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो इसे अटेम्प्ट सबसे पहले किया था हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्हेनियस ने, और इन्होंने जो कंसेप्ट प्रपोज किया दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट के बिहाफ पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा और कौन सा सब्सटेंस बेस होगा। इन्होंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कंपाउंड को क्लासिफाई करने के लिए। तो इन्होंने ये कहा एसिड क्या होंगे, दे रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एसिड्स क्या होंगे, वो कंपाउंड जो कि अपने एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन या हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरा हमारे पास बेसिस क्या हो जाएंगे, दे रिलीज OH- आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस
वाटर में ऐड करने पर OH माइनस आयन रिलीज करते हैं और एसिड जो होंगे वो वाटर में रिलीज करने पर H प्लस आयन रिलीज करते हैं। ये हमारे पास में होता है एसिड और बेस। जैसे कि मैं बात करता हूँ आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ये होगा एसिड एंड बेस। कैसे हम बात कर रहे हैं HCl के बारे में। HCl को जैसे ही मैंने वाटर में ऐड करवा दिया तो हमारे पास जो इसको और इंफॉर्मेटिव हम ऐसे बनाते हैं, अगर मेरे पास HCl का मैंने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया तो ये बनाता है मेरे पास में, एक बनाएगा H प्लस आयन, एक बनाता है Cl माइनस आयन। अब एक्वस सॉल्यूशन में ये H प्लस कहाँ से आया है? HCl मॉलिक्यूल में से आया है, तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि HCl जो है वो हमारा एक एसिड सब्सटेंस होगा अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैंने एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया है तो मेरे पास में एक एसीटेट आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा, H प्लस आयन रिलीज हो जाएगा। अब ये देख लीजिए एक्वस सॉल्यूशन में ये H प्लस कहाँ से आया है? एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल से आया है, तो हम इसे भी एक एसिड ही कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल एसिड होंगे उनके अंदर रिलीज करने के लिए कोई ना कोई H प्लस एटम जरूर अवेलेबल होगा, तो इन्हें हम कहते हैं आर्हेनियस एसिड। इन्हें हम कहते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट। चलिए बेसिस का एग्जांपल भी ले लेते हैं। मेरे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है और अगर मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया तो मेरे को दो आयन मिलते हैं, Na+ आयन और OH माइनस आयन। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये कहाँ से आया है? ये आया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल से। तो हम NaOH को क्या बता रहे हैं? हम NaOH को एक बेस कंपाउंड बता रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल MgOH2, अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये बनाएगा हमारे पास में Mg+2 और 2OH माइनस आयन हमारे रिलीज होंगे। ये दो OH माइनस आयन कहाँ से आए हैं? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल से आए हैं, तो हम इसको भी एक बेस ही बता रहे हैं। तो ये हमारे पास में एक इंट्रोडक्शन आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को कंपाउंड को देख करके ही पता लग जाएगा कि अगर उसमें H प्लस आयन है और वो वाटर में रिलीज हो सकता है एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर, तो हम उससे एसिड कहेंगे। और अगर मॉलिक्यूल के अंदर OH माइनस आयन अवेलेबल है और एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो रिलीज हो सकता है तो हम उसे एक बेस कैटेगरी में रखते हैं। आर्हेनियस बेस हम इन्हें कह रहे हैं। ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कंसेप्ट के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। करते हैं लिमिटेशन, अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो आर्हेनियस कंसेप्ट का फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास में ये है कि इट इज confined to aqueous solution only। आर्हेनियस कंसेप्ट जो होता है ये एक्वस सॉल्यूशन पर ही कंफाइंड रह गया। कहने का मतलब अगर किसी सब्सटेंस को आप वाटर में ऐड करोगे तो ही वो एसिड कहलाएगा क्या, और अगर किसी बेस को आप वाटर में ऐड करके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ही वो बेस कहलाएगा। तो क्या एक्वस सॉल्यूशन बनाना हमेशा जरूरी है? क्यों कोई कंपाउंड बिना एक्वस सॉल्यूशन बनाए एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता? confined to aqueous solution, that is the first limitation of the Arrhenius concept। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, मतलब HCl जो था, मैं जब तक इसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना रहा तो क्या ये एसिड नहीं कहलाएगा? प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदल जाएगी, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो थोड़ी ही बदल जाएगी। क्या सॉल्यूशन है, चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन था। सेकंड लिमिटेशन की बात अगर हम करते हैं तो सेकंड लिमिटेशन आप देखो, सेकंड लिमिटेशन तक जाने से पहले मैं आपसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं। हाइड्रोजन एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1H1 से। यहां पर आपको पता है हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। ठीक, हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के एटम की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एक इंडिविजुअल एटम की हम बात कर रहे हैं। अगर मैंने इसको H+ में कन्वर्ट कर दिया है
तो मेरे पास में 0 इलेक्ट्रॉन रह गए और 1 प्रोटॉन बन जाएगा। समझ में आ रही बात आपको ये? अगर मैंने एक इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन रह गए और 1 प्रोटॉन बन जाएगा। इसका मतलब जो H+ होता है मैं उसे सिंगल एक प्रोटॉन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ या नहीं? समझ में आया आप लोगों को? हाइड्रोजन के एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन H+ आयन कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया तो मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा। ये क्लियर है? चलिए आते हैं आरएनएस कंसेप्ट के सेकंड लिमिटेशन पे। H+ आयन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री H+, इसको मैं ब्रैकेट में और प्रिसाइज कर देता हूं, प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। अगर हम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम आयन की स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जो हमारा H+ होता है जो कि एक सिंगल प्रोटॉन है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता इंडिपेंडेंट फ्री स्टेट में। अगर H+ है और उसको किसी से कंबाइन नहीं है तो फ्रीली वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ऐसा हर केमिकल रिएक्शन में होता है, ये फॉलो किया जाता है। लेकिन आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग H+ जो है वो हमारा फ्री हो रहा है एसिड में, तो क्या ये वाली बात गलत है? नहीं है। क्या ये आर्हेनियस कंसेप्ट गलत है? नहीं है। आर्हेनियस कंसेप्ट को मॉडिफाई करके हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कैसे हमारा ये वाला रूल भी 100% फुलफिल होगा। चलिए इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले लिमिटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड लिमिटेशन हमारे पास में क्या है? मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 इज बेसिक। देखो मैंने आप लोगों को आर्हेनियस कंसेप्ट में एसिड के जितने भी एग्जांपल बताए थे, HCl है, एसिटिक एसिड CH3COOH है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 हमारे पास में, कार्बोनिक एसिड हो गया H2CO3 हमारे पास में, सल्फरस एसिड हो गया H2SO3, जितने भी हमारे पास में एसिड होंगे उनके मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई एक हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होगा, रिप्लेस करने के लिए जो एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करने पर मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। क्लियर? इसका मतलब एसिड के मॉलिक्यूल में रिप्लेसेबल H+ एटम अवेलेबल होते हैं। अगर मेरे पास में अमोनिया है तो अमोनिया NH3 के मॉलिक्यूल में भी 3 हाइड्रोजन अवेलेबल है। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब मैंने NH3 को वाटर में ऐड किया तो इसके एक्वस सॉल्यूशन बनने पर भी मुझे 3H+ मिलने चाहिए थे और एक N-3 बन जाता, होना चाहिए था ना। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है तो एक्वस सॉल्यूशन बनने पर वो 3H+ मुझे रिलीज करता और N-3 आयन बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये जो H+ रिलीज नहीं होते ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अमोनिया जो है वो एसिडिक नहीं है, जबकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक सेकंड थ्योरी प्रपोज की गई जिसे हम ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी कहते हैं। जितने भी लिमिटेशन थे आर्हेनियस कंसेप्ट के, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में हमने उन सारे लिमिटेशंस को कवर अप कर दिया। कैसे? अब इस बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, नेक्स्ट थ्योरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। आर्हेनियस कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फिर कोई थ्योरी प्रपोज की, नाम है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? दे रिलीज प्रोटॉन इन ओनली
दे रिलीज प्रोटोन। प्रोटोन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं H+। ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूविन थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H+ को या प्रोटोन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और बेसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास में? बेसेस ये हो जाएंगे दे एक्सेप्ट प्रोटोन। बेसेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। कैसे, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। चलो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मेरे पास में HCl है। HCl के एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि HCl के अंदर मैंने वाटर को ऐड कर दिया। या तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं या मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, बात एक ही है ना। तो HCl को अगर मैंने वाटर में ऐड कर दिया तो क्लासिफिकेशन ऐसा होगा। यहां पर क्या होगा, ये HCl दो आयन रिलीज करता है, H+ और Cl-। ठीक, तो H+ क्या था? हमारा प्रोटोन था। प्रोटोन इस केमिकल रिएक्शन में किसने डोनेट किया है? HCl ने। तो HCl हमारा हो गया एसिड। ठीक, अब केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि H+ का फ्री एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो ये H+ क्या करेगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आपने लिए थे उनमें से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल से जाकर के स्टिक हो जाएगा। तो मेरे पास में प्रोडक्ट बनता है Cl- और H3O+। मेरे पास में हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। कैसे? जो H+ एसिड ने रिलीज किया था वो H+ जितने भी वाटर मॉलिक्यूल थे उनमें से किसी एक वाटर मॉलिक्यूल से जाकर के स्टिक होकर के हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना लेगा। ठीक है, तो मुझे HCl के एक्वस सॉल्यूशन में दो आयन मिलेंगे, एक Cl+ आयन और एक Cl- आयन और एक H3O+ आयन मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। तो हमने फर्स्ट लिमिटेशन थी उसको भी बाइफरकेट कर लिया, क्योंकि अब देखो इस रिएक्शन में H+ को डोनेट किसने किया है? HCl ने। तो HCl मेरे पास क्या बन गया? एसिड। लेकिन इस रिएक्शन में H+ को एक्सेप्ट किसने किया है? वाटर ने। और ब्रॉन्स्टेड एंड ल्यूविन थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ एक्सेप्ट कौन करता है? बेस। तो इस रिएक्शन में वाटर मेरा किस तरह से बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एसिड H+ रिलीज करता है, उस H+ को एक्सेप्ट किया वाटर, और वाटर मेरा यहाँ पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारे पास जब हमने ये कहा कि क्यों हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना जरूरी है, एक्वस सॉल्यूशन बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो रिलीज H+ को एक्सेप्ट करके हमें एक नया आयन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए बेसेस के रेस्पेक्ट में अगर हम ये बात करते हैं, बेस हमारे पास में है NaOH। इसका अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो एक्वस सॉल्यूशन को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, और या फिर मैं इसे +H2O से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कर सकते हैं, या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए या ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। चलिए रिप्रेजेंट करने के बाद हुआ क्या है, यहां पर हमारे पास दो तरह के आयन हमें मिलते हैं। कौन कौन से दो आयन मिलेंगे? एक मिलेगा हमारे पास NH+ और एक हमें मिलता है OH-। ठीक, लेकिन यहां पर हुआ क्या है, यहां पर हुआ यह है कि जब आपने NaOH को वाटर में ऐड किया है तो ये हमारे पास में रिलीज कर देता है Na+ और OH- आयन। इस कंडीशन में हमारा ये जो वाटर होता है ये भी बाइफरकेट होगा H+ और OH- आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, ये जो H+ है ये हमारा किससे आया है? H2O से। तो ये हमारा बिहेव करेगा एज अ एसिड, और ये जो H+ है ये हमारे इस OH से कंबाइन करके क्या बनाएगा? फर्दर वाटर की फॉर्म में। देखो ये विद इन फ्यू माइक्रोसेकंड में होने वाली रिएक्शन है तो इसका जस्टिफिकेशन नहीं होता, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए जितने NaOH हमने डाले थे उतने वाटर मॉलिक्यूल भी बाइफरकेट होंगे, आयन का एक्सचेंज होगा, ये फर्दर मिलकर के H2O ही बनाने वाले हैं। इस H+ को एक्सेप्ट किसने किया है? NaOH ने। तो ये हमारा एज अ बेस वर्क कर रहा होता है। क्लियर? तो इस रिएक्शन से हमें ये पता लगा कि वाटर हमारा
एसिड भी वर्क कर सकता है। इसीलिए हम वाटर को एम्फोटेरिक नेचर का कहते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वो सब्सटेंसेस जो एसिड भी हो सकते हैं और बेस भी हो सकते हैं। चलिए हम लोगों ने आरएनएस कंसेप्ट के सारे लिमिटेशंस सॉर्ट आउट कर लिए। अब एक लिमिटेशन रह गया, तो थर्ड लिमिटेशन है हमारा कैसे, अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन। अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन इट इज NH3। जब मैंने वाटर में इसको ऐड करवा दिया तो हमारी कैलकुलेशन आरएनएस के अकॉर्डिंग ये कहलाती है कि हमें 3H+ और N-3 मिलना चाहिए था। ये हमारा आरएनएस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग परसेप्शन था, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता क्या है, इस रिएक्शन में अमोनिया H+ रिलीज नहीं करता, वाटर H+ रिलीज करता है, H+ और OH-। जब अमोनिया को वाटर में ऐड करवाया जाता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बाइफरकेट होकर के मुझे H+ देगा और OH- आयन प्रोवाइड करता है। हुआ क्या, ये जो H+ है इंस्टेंटली NH3 एक्सेप्ट कर लेगा और NH3 के एक्सेप्ट करते ही ये मॉलिक्यूल बन जाएगा NH4+ और OH-। दो आयन मुझे मिल गए, एक मुझे मिल गया NH4+ और OH-। देख सकते हो आप लोग। तो इस केमिकल रिएक्शन में H+ किसने डोनेट किया है, वाटर ने। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। इस H+ को एक्सेप्ट किसने किया है, अमोनिया ने। अमोनिया कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। जो लिमिटेशन आपको आरएनएस में बताया था कि अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है, एसिडिक नहीं होता, वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आई कि कैसे अमोनिया को वाटर में ऐड करने पर H+ जो है वो अमोनिया का मॉलिक्यूल नहीं रिलीज करेगा। H+ अमोनिया के मॉलिक्यूल से नहीं आता, वो वाटर के मॉलिक्यूल से आता है। ठीक, वाटर यहाँ पर एज ए एसिड वर्क कर रहा है, अमोनिया एज ए बेस वर्क कर रहा है। इसीलिए हम वाटर को एसिड और बेस दोनों तरह बिहेव करने की वजह से इसे एक एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में था आरएनएस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम कंपाउंड को वो एसिड होगा या बेस होगा इसके बारे में क्लासिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिड्स के बारे में। मैंने जो आपको फर्स्ट पार्ट बताया था एसिड का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए दोबारा से हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा एसिड। एसिड क्या होता है, they are sour in taste, they turn blue litmus to red and they are having pH value from 0 to 7। ये तो बात हम लोगों को समझ में आ गई, ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन आपके लिए हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, जब कभी भी क्लासिफिकेशन की बात आती है तो हमें कोई रेफरेंस रखना होता है, उसी के बिहाफ पर हम क्लासिफिकेशन करते चले जाते हैं। यहाँ पर कई तरह के क्लासिफिकेशन आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कि जो एसिड आप लोग ले रहे हो वो एसिड आपको कहां से मिल रहा है, इस बिहाफ पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह के एसिड हमारे पास में आएंगे। फर्स्ट हमारे पास में है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, दे ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एसिड आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है, जो लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग क्या होती हैं, जैसे कि एनिमल और प्लांट। जो एसिड आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल और प्लांट से मिल रहे हैं इन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि मैलिक एसिड की बात करें, मैलिक एसिड किससे मिलता है, हमें एप्पल फ्रूट से मिलता है, तो फ्रूट हमें प्लांट से मिलता है, तो अल्टीमेटली एसिड का ओरिजिन कहाँ से हो गया, प्लांट से। तो मैलिक एसिड जो एप्पल में मिल रहा है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड क्या होता है जानते हैं आप लोग, जब कभी भी आंट आपको बाइट करती है, मान लीजिए आपकी स्किन पर आंट ने बाइट कर लिया, तो हमारी स्किन पर इरिटेशन एक्सपीरियंस होता है,
वो इरिटेशन इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि उस आंट ने आपकी स्किन में फॉर्मिक एसिड रिलीज कर दिया है। क्लियर? तो आंट से जो हमें फॉर्मिक एसिड मिल रहा है वो भी हमारे पास में एक ऑर्गेनिक एसिड है। हम बात कर रहे हैं सिट्रिक एसिड की। लेमन जूस, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनसे जो जूस हमें मिलता है वो उनमें जो एसिड अवेलेबल होगा दैट इज सिट्रिक एसिड। हम बात कर रहे हैं एसिडिक एसिड की, साइट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। तो बहुत सारे सब्सटेंसेस जो नेचर से हमें प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नेचर इन द सेंस एनिमल और प्लांट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें जो मिल रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। चलिए एग्जांपल भी लिख लेते हैं साथ के साथ में। एग्जांपल के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं, मैलिक एसिड हमारे पास में हो गया, हमारे पास में सिट्रिक एसिड अवेलेबल है, हमारे पास फॉर्मिक एसिड अवेलेबल है, ETC एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है कि हम कुछ ही यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये हमारे पास में है ऑर्गेनिक एसिड। सेकंड क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, तो ये हमारे पास में होगा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, दे ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। अगर कोई एसिड आपको मिनरल से मिल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है, मिनरल्स का मतलब मिनरल्स या फिर रॉक से, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जब आपको कोई सब्सटेंस मिलता है तो आप उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास में क्या है? एक इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर हम बात कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, ये भी हमारे पास में क्या है? एक इनऑर्गेनिक एसिड है। अगर हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के बारे में, ये भी हमारे पास में क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है एक्सेट्रा। तो ये वो एसिड है जो आपको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं लाइक रॉक और मिनरल, तो इन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम एसिड का कैसे दे रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर अगर हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास में क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाना जरूरी है। एसिड को एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाना जरूरी है, मतलब पानी का मिलना जरूरी है एसिड में। ये बेस के लिए भी होता है। बेस को बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए वाटर का मिलाया जाना जरूरी है, मतलब पानी इसेंशियल है हमारे लिए। हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कब कहेंगे? जब हमारे पास में मोर एसिड हो प्लस लेस वाटर अवेलेबल हो। अगर हमारे पास में एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, तो हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और सेकंड हमारे पास में आ जाएगा डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होंगे? हम बात कर रहे हैं लेस एसिड प्लस मोर वाटर। अगर एसिड कम है और पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप इसे कहते हो डाइल्यूटेड एसिड। क्लियर? अब कॉन्सेंट्रेशन के बिहाफ पर एसिड और बेस का कोई एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि एसिड कितना है, कितना ज्यादा है या वाटर कितना कम है, ये उस एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है, जिस एप्लीकेशन या जिस एक्सपेरिमेंट के लिए इसे बनाया जाना है। इसी तरह से एसिड डाइल्यूट करने के लिए कितना कम एसिड लेना है, पानी कितना ज्यादा लेना है, ये भी एप्लीकेशन पर ही डिपेंड करता है। तो हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड का एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं या एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। क्लियर?
तो ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो आएगा हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर हम स्ट्रेंथ के बिहाफ पर क्लासिफाई करते हैं तो भी हमारे पास में दो तरह के क्लासिफिकेशन आते हैं। एक हमारे पास में होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगे? वो एसिड होते हैं जिनके वाटर में ऐड करने पर सारे के सारे मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन क्या देंगे हम? दे आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड को डिफाइन करना है तो हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे? दे आयोनाइजेस कंप्लीटली इन वाटर। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास में किसी कंटेनर में वाटर मैंने ले लिया है, H2O मैंने ले लिया है और मैं इसमें 100 मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं किसी भी एसिड के कैलकुलेट करके मैंने 100 मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड कर दिए और 100 में से अगर 90 to 99% मॉलिक्यूल भी मेरे आयोनाइज हो गए तो मैं इसे कहूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये कंप्लीट आयोनाइजेशन माना जाएगा। 100 मॉलिक्यूल अगर मैंने एसिड के वाटर में ऐड किए और 90 to 100 मॉलिक्यूल ही आयोनाइज हो गए मतलब उन्होंने अपना H+ वाटर में रिलीज कर दिया, तो इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझ में आई? कंप्लीटली आयोनाइज होने का मीनिंग क्या है? जितने भी मॉलिक्यूल दिए हैं उनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल अपना H+ वाटर में रिलीज कर देंगे, इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या क्या हो गए हैं? जैसे कि हम HCl की बात करें, हम H2SO4 की बात करें, हम H2CO3 कार्बोनिक एसिड की बात, सॉरी नॉट H2CO3, ये गलत लिख दिया मैंने, H2HNO3, हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, एक्सेट्रा। ऑल आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ अगर मैं सेकेंड क्लासिफिकेशन देता हूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा वीक एसिड। वीक एसिड क्या होंगे हमारे? दे do not ionizes completely in water. Whenever we define weak acid, they do not ionizes completely. For example, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल एसिड के वाटर में ऐड किए हैं, जो वीक एसिड है, 100 मॉलिक्यूल वाटर में ऐड कर दिए तो 100 में से 30 to 40 मॉलिक्यूल ही अपना H+ रिलीज करेंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल अपना H+ रिलीज नहीं करते हैं, तो इसे हम कहते हैं वीक एसिड। बात समझ आई? वीक एसिड का मीनिंग ये है कि जितने मॉलिक्यूल आपने डाले उनमें से सिर्फ 30% या 40% ही अपना H+ रिलीज करेंगे, अपना आयोनाइजेशन शो करेंगे, दैट इज दे आर वीक एसिड। इसी के एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं तो हमारे पास में जैसे है एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि बहुत कम परसेंटेज आयोनाइज होता है वाटर में। अगर मैं बात करता हूं आपसे फॉर्मिक एसिड की HOOH, ये भी मेरे पास में क्या है? एक वीक एसिड है, एक्सेट्रा। तो ये ऐसे एसिड के एग्जांपल मैंने आपको दिए जो वाटर में ऐड करने पर सिर्फ 30 to 40% ही आयोनाइज होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। तो ये हमारे पास में थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप एग्जांपल पर फोकस करेंगे तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक एसिड, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें से ज्यादातर एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइजेशन शो करते हैं, और वीक एसिड वो होंगे जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड
वीक एसिड हैं और मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमारे पास में थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन पर और वो है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास में क्या है? क्लासिफिकेशन एसिड का थर्ड क्लासिफिकेशन वो है हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। किसी भी एसिड की बेसिसिटी के बिहाफ पर अगर हम एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, उस पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिसिटी क्या होती है। हम बात कर रहे हैं कि बेसिसिटी क्या होती है, वो हमें पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो हम बेसिसिटी की बात करते हैं। बेसिसिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ ion present in one molecule of acid। अगर हमारे पास में एसिड का कोई एक मॉलिक्यूल है और उसमें रिलीज करने के लिए जितने भी H+ आयन अवेलेबल होंगे वो उस मॉलिक्यूल की बेसिसिटी कहलाती है। कैसे, वो देखते हैं। मैं कुछ एसिड के एग्जांपल लिख देता हूं आपके पास। जैसे कि मेरे पास है HCl, हम बात कर रहे हैं H2SO4 के लिए, हम बात कर रहे हैं H3PO4 के लिए, हम बात कर रहे हैं H3PO3 के लिए, या हम बात करते हैं H3PO2 के लिए। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड का एग्जांपल हमने ले लिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिखे हैं एसिड के। आप लोगों को ये देखना है कि इनमें से कितने H+ आयन हर मॉलिक्यूल में से निकल सकते हैं। HCl के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं? 1। रिलीज करेगा? बिल्कुल करेगा। बेसिसिटी कितनी है? 1। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करते हैं H2SO4, कितने मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं? H+। कितने H+ कितने हाइड्रोजन के एटम अवेलेबल है एक मॉलिक्यूल में? 2। क्या वाटर में दोनों के दोनों रिलीज कर देगा? बिल्कुल। तो ये हम टेबलाइज कर रहे हैं बेसिसिटी को। ठीक, ये मॉलिक्यूल और ये उनकी बेसिसिटी। क्लियर? H3PO4 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं? 3। क्या तीनों के तीनों वाटर में रिलीज कर देगा? बेसिसिटी कितनी बन गई? 3। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल में जितने H+ एटम है वो सारे के सारे रिलीज कर दिए। चलो ये तो हमें समझ में आता है। H3PO4 बेसिसिटी कितनी है? वाटर में ऐड करने पर कितने H+ रिलीज करेगा? ओनली 2। अवेलेबल कितने हैं? 3। रिलीज कितने करेगा? 2। बेसिसिटी कितनी होगी? 2। H3PO2 मॉलिक्यूल में H+ कितने अवेलेबल हैं? हाइड्रोजन कितने अवेलेबल हैं? हाइड्रोजन के एटम कितने अवेलेबल हैं? 3। एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर, वाटर में ऐड करने पर कितने H+ रिलीज करेगा? ओनली 1। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 3 + 1 4। कितने एटम है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में? 4। लेकिन रिलीज कितना करेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। सिर्फ एक रिलीज करता है। ये वाला H+ रिलीज होता है, ये 3 वाले रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिसिटी आप लोगों को समझ में आ गई। अगर हम बेसिसिटी के बिहाफ पर हमारे एसिड को क्लासिफाई करते हैं तो चलिए 1 बाय 1 हम इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में तो 4 H+ एटम अवेलेबल थे, रिलीज हमने 1 किया, तो वही ये बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। स्टूडेंट मेक इट क्लियर, जब मॉलिक्यूल बनता है तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। किस बॉन्डिंग से H+ जुड़ा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिलीज होगा या नहीं होगा। मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो जिस एटम से बंधा हुआ है, जिस एटम से बॉन्डेड है, और वो बॉन्डिंग किस तरह की है, ये इस बात का जस्टिफिकेशन है कि क्या वो H+ रिलीज होगा या नहीं होगा। तो हम अगर बेसिसिटी के बिहाफ पर क्लासिफाई करना चाहें एसिड को तो हमारे पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मोनोबेसिक एसिड।
ऐसे एसिड जो वाटर में ऐड करने पर सिर्फ सिंगल H+ रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे कि HCl, जैसे HBr। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, हम बात कर रहे हैं एसिटिक एसिड के बारे में, हम बात कर रहे हैं फॉर्मिक एसिड के बारे में। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनो बेसिक एसिड। ये ऐसे एसिड के एग्जाम्पल हैं जो वाटर में ऐड करने पर सिर्फ एक H+ रिलीज करेंगे। यहाँ पर सिंगल है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये रिलीज नहीं होते हैं। यहाँ पर भी ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो दे आर द मोनो बेसिक एसिड। डन। सेकेंड हम बात कर रहे हैं डाइबेसिक एसिड के बारे में। ऐसे एसिड मॉलिक्यूल जो वाटर में ऐड करने पर 2H+ रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास में H2SO4, दो मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है और दोनों के दोनों रिलीज होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बेसिसिटी कितनी हो गई एसिड की? डाइबेसिक हो गया। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं H2CO3 के बारे में। कार्बोनिक एसिड, 2 एटम है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में और दोनों ही दोनों रिलीज हो सकते हैं, तो बेसिसिटी 2। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं H2SO3 के बारे में, सल्फरस एसिड के बारे में। सल्फरस एसिड का एक मॉलिक्यूल 2H+ रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। ये भी हमारे पास में डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, इट इज ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड ऐसे एसिड जो 3H+ आयन रिलीज करने की टेंडेंसी रखेंगे और इसका एग्जांपल हमारे पास एक ही है, H3PO4। कितना है? H3PO4। और नेक्स्ट हमारे पास में आता है टेट्राबेसिक एसिड। और इसके अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है सिलिसिक एसिड H4SiO4, इट इज नोन एज सिलिसिक एसिड, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे एसिड होंगे जिनकी बेसिसिटी 4 होती है, लेकिन हमारे पास में तो वो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। यहाँ पर हमने अभी तक बात करी कि एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है। हमने आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट को स्टडी किया। उसके बाद हमने बात करी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।